तो गुड इवनिंग एवरीवन। हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स के अंदर हमने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, यानी कि हम क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे। और हमने लास्ट क्लास तक कहाँ तक रिवाइज कर लिया था? लास्ट क्लास के अंदर देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक सूत्र पढ़ा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। सर, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, कि किसी भी त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ गुणा बेस इंटू हाइट। और आप जानते हैं क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। किस में आता है? वर्ग इकाई में आता है। ठीक है। और हमने इसके अंदर कुछ दो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी थी। कौन सी दो चीजें पढ़ी थी? कि एक तो हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। क्या पढ़ा था हमने? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने कहा बना देते हैं एक समबाहु त्रिभुज। अगर ये हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम लिख देते हैं पी क्यू आर। अगर ये हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है तो हम कहेंगे जो इसका क्षेत्रफल होता है, तो आपका होगा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, इसका समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? आप कहोगे सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। कितना होता है वो? √3/4 गुणा भुजा का वर्ग होता है। कितना होता है वो? √3/4 गुणा भुजा का वर्ग होता है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछ ले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए कितनी होती है, तो आप कहोगे सर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हम मान लेते हैं पीएस है। तो इस ऊंचाई का एक सूत्र होता है। सर समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है एच, सर वो होती है √3/2 गुणा भुजा। √3/2 गुणा भुजा। जिन बच्चों ने ये सूत्र याद कर लिए हैं, अच्छी बात है। जिन्होंने याद नहीं किए वो अभी बैठकर इनको याद करो कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। और जो ऊंचाई का मान होता है वो होता है √3/2 गुणा भुजा। ये हमने समबाहु त्रिभुज के लिए पढ़ा था। एक और हमने पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज के बारे में, कि जो समकोण त्रिभुज होता है इसका क्या क्षेत्रफल होता है। आप कहोगे सर अगर हमारे पास में कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका एक 90 डिग्री का कोण होगा। मान लेते हैं ये एबीसी है। अगर एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तो आप जानते हो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और कर्ण सी है। आपसे कोई पूछे लगे बताइए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहोगे इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा सर वो होगा हाफ गुणा ए गुणा बी। क्यों? क्योंकि आप कह दोगे सर कर्ण को छोड़कर बाकी दोनों भुजाओं में से एक भुजा हमारी आधार बन जाती है और एक भुजा हमारी ऊंचाई बन जाती है। ठीक है, इतना हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न आया है। आप इस प्रश्न को जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में आप सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में ही आंसर देंगे। आज आपके पास में पोल नहीं आएगा, क्योंकि आज पोल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में सभी बच्चे चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजिए। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में सभी बच्चे क्या करेंगे? चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजेंगे। सभी बच्चे जल्दी से। तो सभी बच्चे जल्दी से इसको हल कीजिए। कि आपसे पूछा गया कि 12 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। आप जानते हैं कि आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आप उसका एक सूत्र याद नहीं कर लोगे। तो सभी बच्चे क्या कीजिए, जल्दी से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए कि सर इसका सूत्र ये होता है, और जल्दी से उस सूत्र को लगाइए और आंसर निकाल कर बताइए कि कौन सा इसका विकल्प सही होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद कीजिए और सामने दिखाए गए प्रश्न को, यानी कि 12 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको जल्दी से कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में ही अपना आंसर जल्दी से भेज देंगे। चलिए, सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे। ठीक है, बच्चों के आंसर आने भी लगे हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से भेजिए अपने आंसर। ठीक है, काफी सारे बच्चों के आंसर आने लगे हैं, तो सभी बच्चे अपना अपना आंसर जल्दी से भेज देंगे। अभी तक जितने बच्चों ने भी आंसर भेजे सभी के आंसर सही है। बाकी बच्चे भी जल्दी से भेजिए अपना आंसर। देखो, ये मत सोचा करो कि गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा, हम गलत ऑप्शन भेज देंगे। जब तक आप करने की इच्छा नहीं करोगे, जब तक आप करने की कोशिश नहीं करोगे, तब सीख भी नहीं पाओगे बच्चे। तो सभी बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल आता है वो पोल में आंसर क्या करो। वैसे तो आज पोल नहीं आ रहा है, तो सभी बच्चे कम से कम चैट के अंदर तो आंसर भेजिए। ठीक है,
अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। अगर आंसर भेज दिया तो अच्छी बात है, नहीं भेजा है तो तब भी आप क्या करेंगे, आप कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखिए, आपको एक समबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? एक समबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है। चलिए, एक छोटा सा समबाहु त्रिभुज हम बना ही देते हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा समबाहु त्रिभुज है, और आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आपने को याद ही करना पड़ेगा। जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, मान लेते हैं पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, तो आप कहोगे सर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? वो होता है सर √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। क्या होता है वो? √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। चलिए, इनका मान भर देते हैं। देखिए, √3/4 का मान तो √3/4 ही रहेगा। अब भुजा का वर्ग, भुजा कितनी दे देगी हमें? 12 मीटर। तो हमने लिखा सर 12 × 12। अब 12 × 12 क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, तो हमको 12 दो बार लिखना पड़ेगा। हम देखो, 4 से एक 12 को काट देंगे। 4 से काटा 12 को, 3 टाइम में कट जाएगा। अब देखो, 12 × 3 कितना हो जाएगा? 36। यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास में 36√3। क्योंकि √3 के साथ गुणा करेंगे तो √3 ही आ जाएगा। और आप जानते हैं भुजा में मीटर में दे रखी है, तो आंसर आएगा 36√3 मीटर स्क्वायर। क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है हमेशा वर्ग इकाई में निकाला जाता है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन बी 36√3 गुड इवनिंग मीटर स्क्वायर क्या है इसका सही आंसर है। चलिए, अब आप क्या कीजिए, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, सभी बच्चे वाई टाइप करके भेजिए। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो जल्दी से अपना माइक ओपन कीजिए या फिर एन टाइप करके भेजिए, ताकि हम उनको फिर से समझा दें। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, अभी तक तो सभी को समझ में आ गया है। चलिए, अच्छा, हम आपसे एक चीज और पूछ लेते हैं कि बताइए इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। तो सभी बच्चे बताइए इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। अगर इसको हम पीएस दे दें तो बताइए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पीएस का मान कितना होगा। सभी बच्चे हमें बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पीएस का मान कितना होगा। बताइए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पीएस का मान कितना होगा। सभी बच्चे सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजेंगे कि इस समबाहु त्रिभुज की, जिसकी भुजा 12 मीटर लंबी है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी। जिसकी भुजा कितनी है? 12 मीटर लंबी है। चलिए, बच्चों का आंसर आने लगा है। बच्चे देखो, भुजा और जो ऊंचाई होती है वो मीटर स्क्वायर में नहीं आती, मीटर स्क्वायर में सिर्फ क्षेत्रफल आता है। यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो सिर्फ मीटर में ही आएगा, क्योंकि जो भुजा होती है उसी इकाई के अंदर आपकी ऊंचाई भी आती है। देखो, आप इसकी ऊंचाई जब तक नहीं निकाल सकते जबकि जब तक कि आप इसकी ऊंचाई का सूत्र याद नहीं कर लेते, कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुणा भुजा। और जब आप वहां पर भुजा का मान कितना रख दोगे, आपको भुजा का मान दिया गया 12 मीटर, तो आप कहोगे सर √3/2 गुणा भुजा का मान 12 है। तो 2 से आप काट दोगे 12 को 6 टाइम पर, तो आपके पास में ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 6√3। और किस में आएगा आंसर? मीटर में। यानी कि जो ऊंचाई का मान होगा वो होगा 6√3 मीटर। अब आप हमें जल्दी से बताइए सभी बच्चे वाई टाइप करके, अगर आपको इसका क्षेत्रफल और इसकी ऊंचाई समझ में आ गई है तो जल्दी से वाई टाइप करें सभी बच्चे। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए बच्चे। आपको दोनों सूत्र याद ही करने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों सूत्र याद ही करने पड़ेंगे, ऊंचाई का सूत्र भी और आपको क्षेत्रफल का सूत्र भी। ठीक है, चलिए, अब हम आगे चलते हैं। चलिए, अब आप बच्चे जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, यानी कि पैरेललोग्राम के बारे में, और उसका परिमाप क्या होता है और उसका एरिया क्या होता है, यानी कि उसका परिमाप कितना होता है और उसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि आज हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। अच्छा, आप जानते हो कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जब हमने चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था, तो हमने हर एक प्रकार का चतुर्भुज पढ़ा था। तो समांतर चतुर्भुज हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। कि समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समांतर होती है। मान लेते हैं PQRS, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप कहोगे सर जो PQ भुजा है वो SR के समांतर होगी, और जो हमारे पास में PS भुजा है सर वो इसके समांतर होगी QR के। यानी कि आमने सामने की भुजा समांतर होगी तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब जब ये समांतर चतुर्भुज है तो आप जानते हो कि PQ जो होगा वो SR के बराबर होगा,
और जो हमारे पास में पीएस होगा वो आर क्यू के बराबर होगा। यानी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर के साथ साथ में कैसी होगी, बराबर भी होगी। अगर इतना आप सभी को याद है तो हम आगे चलते हैं जल्दी से। देखिए, अगर याद नहीं है तो आप याद कर लो कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और बराबर भी होती है। अब हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज का परिमाप। यानी कि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं की कुल लंबाई उसका परिमाप होती है। आप जानते हो कि आपके पास में कोई भी आकृति दे दी जाए, अगर आपके पास में कोई भी आकृति दे दी जाए, आपसे पूछा जाए बताइए इसका परिमाप क्या होगा, तो आपका एक ही आंसर होगा, जो परिमाप होता है वो क्या होता है। यानी कि मान लेते हैं आपने चलना शुरू किया ए से, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा कि आपने चलना शुरू किया ए से, आप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से ए आ गए। यानी कि आपने जहां से चलना शुरू किया आप वहीं पर आ गए। ये क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। यानी कि परिमाप को हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दो, और अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज की चारों भुजाओं को जोड़ दो, तो आपके पास में परिमाप आ जाएगा। परंतु हम क्या जानते हैं, यानी कि हम समांतर चतुर्भुज में जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे कि ए बी, ये रही ए बी भुजा और ये रही सी डी भुजा, ये दोनों भुजा बराबर है बी के। और आमने सामने की भुजा कौन सी भुजा है, आप कहोगे सर ए डी, और हमारे पास में कौन सी बी सी, ये बराबर है किसके, ए के। तो जब आप इसका परिमाप निकालोगे तो आप परिमाप के लिए चारों भुजाओं को जोड़ दोगे। जब आप चारों भुजाओं को जोड़ोगे, सभी का मान भरोगे, तो आपको पता लगेगा कि जो परिमाप का सूत्र आ गया, सर परिमाप का सूत्र आ गया है कि आप इसकी लंबाई को और आप इसकी चौड़ाई को जोड़ दो, और जो भी आंसर आए आप उसको दो से गुणा कर दो, तो आपके पास में समांतर चतुर्भुज का परिमाप आ जाएगा। तो सभी बच्चे क्या कीजिए, जल्दी से इस स्क्रीन इस वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए कि जो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है वो होता है लंबाई चौड़ाई को जोड़ो, जो भी आंसर आ जाए आप उस सभी को दो से गुणा कर दो। ठीक है, अगर इतना जल्दी से सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समांतर चतुर्भुज का परिमाप समझ में आ गया है। कि समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की बजाय समांतर होती है, बराबर होती है। और अगर हम उसका परिमाप निकालेंगे तो हम आमने सामने की, यानी कि आप क्या करोगे, आप उसकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ोगे और जो भी मान आएगा आप उसको दो से गुणा कर दोगे। चलिए, अब हम आगे चलते हैं कि हम इसका परिमाप सीख गए हैं। तो अब हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आप जानते हो कि किसी भी चतुर्भुज, यानी कि समांतर चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल होता है। आप जानते हो कि अगर आपने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, हम जल्दी से बना देते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसने जितना भी स्थान घेर लिया ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी कि इसने जितना भी स्थान घेर लिया, दिखा देते हैं। देखिए, मान लेते हैं इसने ये वाला स्थान घेर लिया, तो ये क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। क्योंकि ये स्लाइड यहाँ पर आपको सफेद दिखाई देती, पर इसने इस स्थान को घेर लिया है तो ये आपको कैसे दिखाई दे रही है, नीली दिखाई दे रही है। यानी कि इसने जितना भी स्थान घेर लिया इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। अब हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल निकालने के लिए, देखो मैथ में तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि आप सूत्र बता दीजिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है, एक तो आधार के ऊपर और एक ऊंचाई के ऊपर। किसके ऊपर करता है, ऊंचाई के ऊपर। आप जानते हो कि क्षेत्रफल हमेशा आधार और ऊंचाई के ऊपर निर्भर करता है, आधार और ऊंचाई के ऊपर। तो अब इसके अंदर हम आधार और ऊंचाई के बारे में कुछ चीज सीख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम आपको यही बताएंगे कि क्या चीज बताएंगे, सबसे पहले आपको ये चीज बताएंगे, देखिए कि जो आधार होता है, यानी कि आप समांतर चतुर्भुज की किसी भी भुजा को, आप समांतर चतुर्भुज की किसी भी भुजा को क्या कर सकते हो, आप समांतर चतुर्भुज की किसी भी भुजा को उसका आधार ले सकते हो। कोई सी भी भुजा, ए बी, बी सी, सी डी या फिर ए डी, किसी भी भुजा को आधार ले सकते हो। लेकिन पर जब आप आधार ले लोगे तो आपको ऊंचाई कौन सी लेनी पड़ेगी, आपको वही ऊंचाई लेनी पड़ेगी जो किसी एक आधार के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रही हो। जैसे कि आपको यहाँ पर ऊंचाई दिखाई दे रही है कि अगर आप ऊंचाई डीएम लोगे, अगर आप ऊंचाई डीएम लोगे तो आपको आधार ए बी ही लेना पड़ेगा, आप किसी और आधार को नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास में जो ऊंचाई दी गई है आप उसके संगत आधार को लोगे, या फिर जो आधार आपको दिया गया है आप उसके संगत क्या लोगे, आप उसके संगत ऊंचाई को लोगे। या फिर आधार दिया गया है तो ऊंचाई, ऊंचाई दी गई है तो आधार लोगे। ठीक है, चलिए, अब एक वर्ड यहाँ दिख रहा है हमें साथ में लिखा हुआ कि शीर्षलंब दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, देखिए कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी बराबर सी डी है, वो बी के बराबर, ये हम देख चुके हैं। और बी सी एडी के बराबर है, ए के बराबर, ये हम जान चुके हैं। अब डीएम क्या है, वो शीर्षलंब है और वो ऊंचाई भी है। चलिए ऊंचाई और शीर्षलंब की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास में दो समांतर भुजाएं हैं, या फिर हमारे पास में दो क्या है, समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं छोड़ो, आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे की एक छत होगी,
आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे की एक छत होगी, हमने लिख दिया कि उस कमरे की क्या होगी, एक छत होगी, और उस कमरे में एक फर्श होगा। अगर आपसे कोई पूछे बताइए छत और फर्श के बीच में कितनी दूरी है, तो आप क्या करोगे, आप एक लंबत दूरी को बताओगे, सर ये रहा हमारा छत और ये रही हमारी इसके फर्श के बीच की दूरी, ये आपकी लंबत दूरी होगी, 90 डिग्री का कोण बना रही होगी, तो इन बीच की दूरी क्या होगी, ऊंचाई होगी या दूरी होगी। कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा ऊंचाई बताते वक्त, दूरी बताते वक्त, कि आपने ऐसे बता दी कि सर हमारे कमरे की ऊंचाई ये है। ये कमरे की ऊंचाई नहीं है बच्चे, कमरे की ऊंचाई हमेशा सीधी बताई जाती है। ठीक है, तो ऊंचाई हमेशा सीधी बताई जाती है। तो आप ये चीज याद रख लो कि ऊंचाई हमेशा कैसी बताई जाती है, सीधी, यानी कि ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये ऊंचाई जो हमें डीएम दिख रही है, क्या डीएम ही ऊंचाई होगी, नहीं। आप कहोगे सर इसके अंदर जितनी भी रेखाएं बनाई जा सकती है, जितने भी रेखाखंड बनाए जा सकते हैं जो 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे, वो सभी इसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो फिर ये शीर्षलंब क्या है, सर शीर्षलंब एक शीर्ष से निकलता है, यानी कि शीर्ष से निकली हुई ऊंचाई शीर्षलंब कहलाती है, और वो भी ऊंचाई होती है। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, शीर्षलंब और ऊंचाई एक ही चीज होती है, कि शीर्षलंब और ऊंचाई एक ही चीज होती है। बस शीर्षलंब शीर्ष से निकलता है, ऊंचाई दोनों बीच की समांतर रेखाएं हो सकती है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हो सकती है। चलिए अब हम सीखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो आप कहोगे समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा शीर्षलंब। अगर हम शीर्षलंब की जगह ऊंचाई लिख दे तब भी चलेगा, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है वो, आधार गुणा ऊंचाई। तो आप बच्चे जल्दी से क्या कीजिए, अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे आधार गुणा ऊंचाई। अगर इतना आप सभी ने लिख लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम आपको कुछ चीजें समझा देते हैं जो हमने आपको त्रिभुज के अंदर समझाई थी। मान लेते हैं ये हमारे पास में एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। और आपको यहाँ पर ऊंचाई दी गई है, हम ऊंचाई बना देते हैं। एक तो ऊंचाई आपको ये दी गई है और आपको एक ऊंचाई ये दी गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना देते हैं क्योंकि ऊंचाई है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना देते हैं क्योंकि ऊंचाई है। इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। जब आप इसका क्षेत्रफल लिखोगे कि इस पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल होगा, कि पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बताइए। यानी कि अगर आपने एस आर को आधार ले लिया तो बताइए जरा ऊंचाई क्या लोगे आप, जल्दी से बताइए बच्चे, ऊंचाई क्या लेंगे, कि ऊंचाई आप पी ए लेंगे या फिर ऊंचाई आप पी बी लेंगे, बताइए जल्दी से। सब बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप ऊंचाई क्या लोगे। अगर आपने आधार एस आर लिया है तो आप ऊंचाई क्या लेंगे, पी ए लेंगे या फिर पी बी लेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि हम ऊंचाई क्या लेंगे, पी ए लेंगे, क्योंकि सर हम जिस आधार की बात करेंगे ऊंचाई उसी के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाना होना चाहिए। तो आपने कहा सर हम यहाँ पर पी ए लेंगे। और अगर हम इसका क्षेत्रफल, से बच्चे भी सामने देखेंगे, देखिए, और अगर हम पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ऐसे लिख दें कि जो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल होगा, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, सॉरी, पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल होगा सर वो आर क्यू, इस बार हमने आधार आर क्यू ले लिया है। तो बताइए हम ऊंचाई कितनी लेंगे, जल्दी से सही बच्चे बताएंगे ऊंचाई कितनी लेंगे। इस बार ऊंचाई हम पी भी लेंगे, वेरी गुड। अच्छा आप हमें एक चीज और बताओ, क्या ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही चतुर्भुज की बात की जा रही है, कि दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे, बताइए। बराबर होंगे तो वाई टाइप कीजिए, और अगर नहीं होंगे तो एन टाइप कीजिए। बिल्कुल ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। ये दोनों क्षेत्रफल कैसे होंगे, आप कहोगे सर ये दोनों क्षेत्रफल हमारे पास में बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए तो आप जल्दी से लिख लीजिए कि जो क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई लिख लेना, शीर्ष लंब की जगह क्या लिख लेना, ऊंचाई भी लिख लेना, चल जाएगी। ठीक है, नोट वन, सबसे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ते हैं जो हमने आपको बता दिया है कि हम आधार के रूप में समांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा ले सकते हैं। यानी कि कोई भी भुजा आधार बन सकती है, ए बी भी आधार बन सकती है, बी सी भी आधार बन सकती है, सी डी भी आधार बन सकती है, और डी ए भी आधार बन सकती है। परंतु शीर्ष लंब की बात करें या ऊंचाई की बात करें,
उसी भुजा का लेना होगा जिसने हमें आधार माना है। जैसा कि आप यहाँ पर समझ चुके थे कि अगर हमने आधार एस आर लिया है तो हमें ऊंचाई पी ए ही लेनी पड़ेगी, और अगर हमने आधार आर क्यू लिया है तो हमें ऊंचाई पी बी ही लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो नोट वन आप सभी को समझ में आ गया होगा। नोट टू, यानी कि अगर नोट वन कंप्लीट हो गया था, अब हम नोट टू समझा देते हैं। देखिए, शीर्षलम, यानी कि जिस ऊंचाई की बात की जा रही है, जहां भी शीर्षलम होगा वहां पर आप ऊंचाई अपने आप समझ जाना कि जो ऊंचाई होती है वो आधार और उसकी सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा का मतलब क्या होता है, सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, यानी कि जो ऊंचाई होती है आधार और उसके सामने वाली भुजा के बीच की दूरी होती है, जो हमने आपको बताया भी था कि अगर आप शीर्षलंब नहीं लेंगे, अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी भी ले लोगे, तो वो भी क्या कहलाएगी, आपकी ऊंचाई, यानी कि शीर्षलंब के जितना ही उसका भी मान होगा। ठीक है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है कि क्षेत्रफल हमारे पास में कितना होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है, और परिमाप कितना होता है, 2 L + B होता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप कीजिए, जल्दी से। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सभी को समझ में आ गया है। चलिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। अब आपके सामने कुछ प्रश्न आ रहे हैं, देखिए। आप इस प्रश्न को हल कीजिए और जल्दी से अपने चैट सेक्शन में ही आंसर भेजना, क्योंकि आज पोल सेक्शन में कुछ टेक्निकल एरर चल रहा है, तो आपके पास में पोल नहीं आएगा। तो आप सभी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए। सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे। क्या दिया गया आपको, आपको दिया गया है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, यानी कि एक आपको समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दिया गया है, जिसमें आपको एक भुजा एडी का मान 7 दिया गया है, और एक भुजा एबी का मान कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। पूछा गया बताइए इसका परिमाप कितना होगा। तो आप जल्दी से क्या कीजिए, इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में आप सभी बच्चे क्या कीजिए, इसको जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना, सॉरी, चैट सेक्शन के अंदर अपना जल्दी से आंसर भेजेंगे। चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हम जल्दी से बता देते हैं आपको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, आपको दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज आपके पास में ABCD, और आपको AD का मान 7 दिया गया है, और AB का मान 9 दिया गया है। पूछा गया है बताइए इसका परिमाप कितना होगा। तो आप जानते हो जो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है, उसका एक सूत्र होता है। कितना होता है, कि सर हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, और जो भी आंसर आएगा हम उसको 2 से गुणा कर देंगे। चलिए, लंबाई और चौड़ाई का मान रख देते हैं। यानी कि आपने कहा सर 9 + 7, ये लंबाई और चौड़ाई का मान हो गया, हमने इनको जोड़ा और हमने इसको 2 से गुणा कर दिया। तो आप जब जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, 16, और जब आप इसको 2 से गुणा करोगे तो ये कितना हो गया हमारे पास में, 32। और आप जानते हो जो परिमाप होता है वो इकाई मात्रक में लिखा जाता है, तो आपका हो गया 32 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, 32 सेंटीमीटर। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है, तो आप जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। चलिए, सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं, वैसे तो ये सूत्र याद होना चाहिए सभी को, अगर किसी वजह से किसी बच्चे ने इसको याद नहीं किया है, तो देखो परिमाप आप ऐसे भी निकाल सकते हो। सर समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आप जानते हो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ये इसके सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आप जानते हो कि जो इसका परिमाप होगा, कि किसी भी बंद आकृति का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, सभी भुजाओं का योग। यानी कि आपने कहा सर AB + BC + CD + DA। और जब आप इसको हल करोगे तो AB का मान 9, BC का मान 7, CD का मान फिर से 9, और DA का मान फिर से 7। जब आप इसको हल करोगे, 9 और 7 16, और 16 32, यानी कि आप कह दोगे सर 32 सेंटीमीटर। अब सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको परिमाप का सूत्र याद नहीं है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। चलिए, अब प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, प्रश्न नंबर 17। तो आप सभी बच्चे जल्दी से इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको पोल सेक्शन में जल्दी से वोट करेंगे, ओ चैट सेक्शन में अपना आंसर जल्दी से भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि आज पोल नहीं चला है, तो सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजेंगे।
तो सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजेंगे। आपको दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, उसका परिमाप आपको 48 सेंटीमीटर दिया गया है। एक भुजा पी क्यू का मान 8 सेंटीमीटर दिया गया है और आपसे अन्य भुजाओं का मान पूछा गया है। तो सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से आप क्या करें, इसको चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजिए सभी बच्चे जल्दी से। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से, ठीक है, बच्चों का आंसर आने लगा है। बाकी बच्चे भी जल्दी से हल कीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखो सभी बच्चों का, ज्यादातर बच्चों का आंसर सही आ गया है, लेकिन मेरे कुछ बच्चे बी भी लिख कर भेज रहे हैं। ज्यादातर बच्चे तो अपना आंसर सही भेज रहे हैं, लेकिन मैं जो बच्चे बी भी लिख कर भेज रहे हैं, सिर्फ एक दो बच्चों ने ऐसा किया है कि जिनका आंसर गलत आ पाया है। ठीक है, चलिए अब कोई भी बच्चा टाइप करके नहीं भेजेगा। अब इसको जल्दी से समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस दिया गया है, इसका परिमाप कितना दिया गया आपको, 48 सेंटीमीटर। आपने कहा परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, 48 दिया गया है। पीक्यू का मान कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। तो आपने लिख दिया सर पीक्यू का मान हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। और आप जानते हो कि अगर पीक्यू का मान 8 सेंटीमीटर है, तो सामने वाली भुजा एस आर का मान भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो एक तो आप ऐसे ही कर सकते थे, सर एस आर का मान 8 सेंटीमीटर, देखो यहाँ एस आर का मान 16 सेंटीमीटर है, ये भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। यानी कि एस आर का मान 8 सेंटीमीटर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो ये तो एक बात हो गई कि आप इसको ऐसे कर सकते थे, पर हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। तो इसको हम इसको हल कैसे करेंगे ये भी सीख लेते हैं। देखिए, हमें दिया गया है कि पीक्यू का मान 8 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे सर सामने वाली भुजा भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें जिन भुजाओं का मान नहीं पता, इनको हम क्या मान लेते हैं, चलिए इनको हम एक्स मान लेते हैं कि ये एक्स सेंटीमीटर है। तो हमारे पास में ये भी कितनी हो जाएगी, एक्स सेंटीमीटर हो जाएगी। और हम जानते हैं कि परिमाप का मान हमें कितना दिया गया है। आप कहोगे कि सर परिमाप का मान हमें दिया गया है 48 सेंटीमीटर। चलिए भर देते हैं कि जो परिमाप होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। और इन सभी को जोड़कर हमारे पास में 48 आना चाहिए। पी क्यू का मान 8 है, क्यू आर का मान एक्स है, आर एस का मान फिर से 8 है, और एस पी का मान हमारे पास में एक्स है। तो जब सभी को जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। यानी कि हमने कहा 8 + 8 कितना हो गया, 16, प्लस अब ये x प्लस एक्स कितना हो गया हमारे पास में, 2x। और ये सभी को जोड़कर 48 आ जाएगा। आपने कहा सर 2x को तो इधर ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा 48 माइनस 16, और घटाने के बाद में कितना आ जाएगा, 32। यानी कि आपने कहा सर 2x का मान 32 आ गया है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 32। अब ये दो गुणा में है, तो इधर आके आपके पास में 1/2 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 16। आप कहोगे सर x का मान आ गया 16। यानी कि हमारे पास में जो भुजाएं बची हुई है, ये भी 16 सेंटीमीटर, और ये जो भुजा बची हुई है ये भी हमारे पास में 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी हमारे पास में सही आंसर होगा। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप सभी जल्दी से वाई टाइप कीजिए, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप कीजिए। समझ में आ गया है सभी को, वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अब आपके पास सामने प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्न नंबर 18। आप जल्दी से प्रश्न नंबर 18 को हल कीजिए, और हल करने के बाद में सभी बच्चे अपना आंसर भेजेंगे चैट सेक्शन के अंदर। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। ठीक है, कुणाल का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी जल्दी से हल कीजिए। बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करेंगे। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर।
अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए, ज्यादातर बच्चों का आंसर आ गया है, सभी का आंसर ठीक है। देखिए, हम आपको समझा देते हैं जल्दी से, एक दो बच्चों का सिर्फ गलत है जिन्होंने डी आंसर भेज दिया है। देखिए, उन्होंने क्या करा है ना, जिन्होंने डी आंसर पहले भेजा है वो पहले समझिए उनका गलत क्यों है। देखिए, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, आप जानते हो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। यही सूत्र होता है, आधार गुणा ऊंचाई। आप देखो ये क्या है, ये सीडी तो एक हमारी भुजा है, और एडी भी तो भुजा है हमारे पास में, दो भुजाओं का प्रोडक्ट तो कभी भी क्षेत्रफल नहीं होता। यानी कि जिन बच्चों ने 9 गुणा 6, 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर भेजा है, उनका इसलिए गलत है क्योंकि दोनों भुजाओं का गुणनफल कभी भी क्षेत्रफल नहीं होता है। गुड्डी कुमारी, बच्चे अपना माइक बंद कीजिए। कोई भी अपना माइक ओपन नहीं करेगा। गुड्डी कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, वो अपना माइक बंद रखेंगे बच्चे। ठीक है। उन बच्चों को समझ में आ गया ना कि जिन बच्चों ने ऐसा किया है उनका गलत है। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, आप जानते हो क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। चलिए मान भरते हैं। देखो, ऊंचाई हमें दिखाई दे रही है, 90 डिग्री का कोण कौन बना रहा है, आप कहोगे सर 90 डिग्री का कोण बना रहा है डीएम। यानी कि ऊंचाई का मान तो सर हो गया है डीएम। तो सबसे पहले हमने ऊंचाई ही लिख दिया डीएम। अब आधार, कोई सी भी भुजा को आधार ले सकते हैं, आप कहोगे नहीं सर, ये ऊंचाई कौन से आधार पर आ रही है, यानी कि ये एबी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपने कहा सर हम आधार लेंगे एबी को, आधार लेंगे एबी को। चलिए मान भरते हैं। डीएम का मान तो हमें 8 सेंटीमीटर दिख रहा है, हमने डीएम का मान तो 8 लिख दिया, लेकिन पर एबी का तो मान ही नहीं दिख रहा। आप कहोगे सर जो एबी का मान है वो सीडी के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आपने कहा सर ये भी 9 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि आपने एबी का मान 9 भर दिया। और 8 कितना हो गया, 72। और आप जानते हो ये कितना हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप जानते हो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में लिखा जाता है। तो आंसर कितना आ गया, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब आपके पास में प्रश्न नंबर 19 है, तो आप जल्दी से इस प्रश्न नंबर 19 को हल कीजिए। आपको दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका आधार 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेजेंगे। वेरी गुड, काफी जल्दी बच्चों के आंसर आ जा रहे हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं। चलिए, यानी कि हम एक बार जल्दी से सभी को समझा देते हैं। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, अब कोई भी बच्चा अपना आंसर लिख करके नहीं भेजेगा। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, दिया हुआ है हमारे पास में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको कहोगे सर क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है हमारे पास में, ये दे रखा है हमें 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है सर लंबाई गुणा ऊंचाई। सॉरी, हम इसको हिंदी में लिख देते हैं, लंबाई गुणा ऊंचाई। ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है, और ये हमें 28 दिया गया है, 28। आधार कितना दिया गया है हमारे पास में, अरे भाई सॉरी, क्या लिख दे रहे बार बार हम, आधार गुणा ऊंचाई। कितना होता है सूत्र हमारे पास में, आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें 28 दिया गया है। आप जानते हो कि आधार का मान कितना दे दिया गया हमें, 7 सेंटीमीटर, तो आपने आधार की जगह लिख दिया 7, गुणा ऊंचाई हमें निकालनी है, तो हमने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 28। अब हम देखेंगे कि जो एच का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 28। इधर 7 गुणा में, तो इधर आके गुणा में कितना हो जाएगा, 1/7, और 7 से कट गए 4 टाइम, और 4 गुणा 1 कितना हो गया, 1। यानी कि एच का मान आ गया हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो गया है, ए, 4 सेंटीमीटर। अब बताइए सभी को समझ में आ गया है? तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए, हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों से यहीं पे पूछते हैं, आप सभी हमें बताएंगे। देखिए से बच्चे सामने देखिए, हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है।
हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है। ये रहा आपका समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। अब आपको इसका आधार, चलिए अब आगे देखिए। देखिए आपको एक यहाँ पर समांतर चतुर्भुज दिखाया गया, ए बी सी डी। ठीक है। तो आपको इसकी जो दो भुजाएं हैं, यानी कि इसका मान तो दे दिया गया आपको 10 सेंटीमीटर, और इसका मान दे दिया गया आपको दूसरी भुजा का मान 12 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए, अगर आपको इसकी भुजा दे दी गई है यहाँ पर, ये जो इसकी ऊंचाई है, इस ऊंचाई का मान दे दिया गया है। हमने मान लिया कि ये ऊंचाई है हमारे पास में ए ई। क्या ऊंचाई है हमारे पास में? ए ई। इसका मान है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। तो बताइए इसकी ऊंचाई, तो बताइए इसकी ऊंचाई ए एफ का मान कितना होगा? तो बताइए इसकी ऊंचाई ए एफ का मान कितना होगा? तो बताइए इसकी ऊंचाई ए एफ का मान कितना होगा? देखिए आपको दिया गया है, हम कुछ लिख देते हैं कि जो डीसी है इसका मान 10 सेंटीमीटर है। जो एई है इसका मान हमारे पास में कितना है? आपको दिया गया है एई का मान 6 सेंटीमीटर। फिर आपको एक और भुजा का मान दिया गया है, बीसी का मान 12 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है, बताइए ए ई एफ, ए एफ बताइए कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे इसकी दूसरी ऊंचाई ए एफ का मान कितना होगा। इसकी दूसरी ऊंचाई ए एफ का मान कितना होगा? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसकी दूसरी ऊंचाई ए एफ का मान कितना होगा। काफी सारे बच्चों का आंसर आया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। बाकी बच्चे बताइए इसका आंसर कितना होगा? चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर बताएंगे। देखिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, 4, 6, 10। एक बच्चे का आंसर आया है कुणाल कुलदीप के नाम से। जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है कुणाल कुलदीप के नाम से, वो अपना एक बार माइक ओपन कीजिए, या फिर आप हमें लिखकर बताइए कि आपने इसको कैसे हल किया है। कुणाल कुलदीप के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उनका आंसर ठीक है। चलिए हम बता देते हैं कि इसको कैसे हल करना है। देखिए आप कहोगे सर ये समांतर चतुर्भुज तो एबीसीडी है, तो आप कहोगे सर समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। ठीक है। जो डाटा दिया हुआ है उसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, और हम समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए आप कहोगे सर जो एबीसीडी का क्षेत्रफल होगा, आपने लिखा कि सर एबीसीडी का जो क्षेत्रफल होगा, एबीसीडी का क्षेत्रफल वो कितना होगा? आपने कहा सर आधार, अगर आधार हमने सीडी को ले लिया है तो सर सीडी के साथ में गुणा होगा एई। और इसका आंसर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर सीडी का मान तो 10 है और ए का मान 6। तो आपने कहा सर क्षेत्रफल हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एबीसीडी का जो क्षेत्रफल हो गया है वो हो गया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सभी बच्चे बताइए, पहले आप सभी को इतना समझ में आ गया है कि एबीसीडी का जो क्षेत्रफल होगा वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? बताइए सभी बच्चे जल्दी से। वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया है। ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, किसने कहा कि आधार और गुणाई गुणा मतलब आधार और ऊंचाई इसको लेकर गुणा करेंगे तभी क्षेत्रफल आएगा? आपको तो बताया गया था कि आधार हम किसी भी भुजा को ले सकते हैं। अगर हम आधार को बदल दें, हम कहेंगे सर एबीसीडी का क्षेत्रफल, अगर हम लिखने लगे कि सर एबीसीडी का जो क्षेत्रफल होगा, एबीसीडी का क्षेत्रफल, सर पहले आपने एबीसीडी में से सीडी को आधार लिया था
और इस बार हम अगर बीसी को आधार ले ले, अगर इस बार हम बीसी को आधार ले ले, तो सर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर क्षेत्रफल हो जाएगा बीसी गुणा एफ। लेकिन पर क्षेत्रफल तो सर 60 ही रहेगा, क्षेत्रफल तो नहीं बदलेगा। अगर बीसी का मान 12 है तो एफ का मान हम एच मान लेते हैं। और ये कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर एच का मान आ गया 60/12, यानी कि सर आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आप बताइए हमें, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है कि क्षेत्रफल पहले हमने निकाला इससे, और फिर हमने दूसरे के अंदर उस क्षेत्रफल को इस्तेमाल कर लिया ताकि हम उससे उसकी ऊंचाई निकाल सके। अगर सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करके भेजें। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करके भेजें। ठीक है, सभी को समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए सभी बच्चे अब लिखेंगे आगे, हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर कि अब हम पढ़ेंगे आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लिख लेंगे कि अब हम पढ़ेंगे आयत का परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए देखिए, फिर से वही चीज है कि जो परिमाप होता है, अगर हम आयत के परिमाप की बात करें तो आप जानते हो जो परिमाप होता है वो चारों भुजाओं की कुल लंबाई का योग होता है। यानी कि जो हमारे पास में चारों भुजाओं की लंबाई होगी, हम उनको जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे हो कि एक आयत हमें दिखाया गया है। अच्छा, आयत के लिए सभी बच्चे कॉपी के अंदर स्टार लगा के लिखेंगे कि आयत क्या होता है। आप कहोगे सर आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक पॉइंट। दूसरा लिखेंगे कि एक ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, जिसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका आयत कहलाता है। अगर आपको कुछ ना दिया जाए, अगर आपको कुछ ना दिया जाए, सिर्फ एक आकृति बनाकर छोड़ दी जाए कि एक आकृति बना दी है और इसके अंदर चारों कोण 90 डिग्री के बना दिए, कि चारों कोण 90 डिग्री के हैं, तो आप क्या कहोगे? सिर्फ इतना देख करके आप कह दोगे सर ये आयत है, कि एक ऐसी आकृति जिसमें के अंदर चारों कोण 90 डिग्री के हैं, आप देखते के साथ ही कह दोगे सर ये आयत है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको एक आयत दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि सभी कोण कितने के? 90 डिग्री के। आपने कहा सर इसकी चार भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और डी है, क्योंकि चतुर्भुज की चार भुजाएं होती है। तो आपने बड़ी वाली भुजाओं को लंबाई मान लिया और छोटी वाली भुजाओं को चौड़ाई मान लिया। तो आपने कहा सर आयत ए बी सी डी में ये मान लंबाई है, ये मान चौड़ाई है, तो जो इसका परिमाप होगा, सर चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। जब आप चारों भुजाओं को जोड़ोगे तो इसका मान एल, इसका मान बी, इसका मान एल और इसका मान बी। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में परिमाप फिर से वही निकल कर आ जाएगा जो आपने याद किया था, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। यानी कि आप लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और आप 2 से गुणा कर दो तो वही आपका परिमाप होगा। यानी कि आयत का परिमाप भी वही होगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और आप उसको 2 से गुणा कर दो, तो जो भी मान आएगा आपके पास में वो आयत का परिमाप ही कहलाएगा। ठीक है, अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, जल्दी से। समझ में आ गया है सभी को? ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आयत का क्षेत्रफल। अब पढ़ेंगे आयत के क्षेत्रफल के बारे में। देखिए, आयत द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल होता है। यानी कि अगर किसी आयत ने जितना भी स्थान घेर लिया वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। आप जानते हो कि अगर एक आयत बना दिया जाए, ये रहा एक आयत बना दिया गया, छोटा सा एक आयत बना देते हैं, तो जितना भी स्थान घेर ले रहा है, यानी कि अभी तक ये स्लाइड आपको यहाँ पर कैसे दिखाई देती? सफेद दिखाई देती, लेकिन पर इस आयत ने अपना कुछ क्षेत्रफल बना दिया है, यानी कि इसने कुछ स्थान घेर लिया है। तो ये जो घेर लिया गया स्थान है, यानी कि जो स्लाइड अब आपको नीली दिखाई दे रही है कि इस आयत ने जितना भी क्षेत्रफल घेर लिया है, सॉरी जितना भी स्थान घेर लिया है, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, तो आपको समझ में आ गया कि दो घेरा गया स्थान है वो क्षेत्रफल कहलाएगा, और आयत एबीसीडी में ये मान एल है, ये मान बी है, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप सभी बच्चे जल्दी से कॉपी के अंदर लिखेंगे जो क्षेत्रफल होता है आयत का वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि सर अभी तक तो पढ़ रहे थे कि क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, और अब आ गया है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो लंबाई गुणा चौड़ाई आधार गुणा ऊंचाई ही है। देखो कैसे? आप कहोगे सर जो लंबाई है वो आधार है, और जो इसकी चौड़ाई है वो देखो आधार के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रही है कि नहीं बना रही है? आप कहोगे
हाँ सर, चौड़ाई आधार के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रही है। और जो भी दो भुजाओं के बीच में, आमने सामने की दो भुजाओं के बीच में जो भी दूरी 90 डिग्री का कोण बना लेती है वही ऊंचाई कहलाती है। यानी कि ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है। तो आप यही कह सकते हो, आधार गुणा ऊंचाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि सही बच्चे कॉपी के अंदर लिखेंगे, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और आप जानते हो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में निकाला जाता है। तो अगर हमारे पास में लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में होगी तो हमारा आंसर सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। ठीक है। अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें। और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे। वैसे इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है, आपको याद ही करना है कि जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। ठीक है, चलिए। अब आपके सामने एक प्रश्न दिखाया गया है, आप इस प्रश्न को जल्दी से हल करें। और हल करने के बाद में आप इसको जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। चलिए, अब आप सभी, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, नीचे दी गई आकृति का परिमाप बताइए कितना होगा। तो आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। तो आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। तो आपसे पूछा गया कि बताइए दी गई आकृति का परिमाप कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप आकृति का परिमाप निकालने के लिए सूत्र लगा देंगे। यानी कि आप लिखेंगे, सर इस, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सर हमें चारों कोण 90 डिग्री के दिखाई दे रहे हैं। अगर चारों कोण 90 डिग्री के दिखाई दे रहे हैं तो आप कहोगे सर जो इसका परिमाप होगा, यानी कि आयत है, और जो आयत का परिमाप होता है वो कितना होता है। आप कहोगे सर लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ दो और आप इसे 2 से गुणा कर दो। तो लंबाई का मान कितना हो गया 8, चौड़ाई का मान कितना हो गया 7। आप इसे जोड़िए और 2 से गुणा कर दीजिए। यानी कि आपके पास में आ जाएगा 8 + 7 = 15। और जब आप इसको 2 से गुणा करोगे तो 15 दूनी कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है। एक तो ये आपका आंसर ठीक है। अगर इतने सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें। और जिस बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, बस आपको ये आयत निकालना आना चाहिए कि हाँ ये आयत है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। सर हमें यहाँ 90 डिग्री के सारे कोण दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कोण 90 डिग्री के हैं, तो हम क्या कहेंगे, सर ये आयत है। अगर ये आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, यानी कि ये भी 8 सेंटीमीटर और इसके सामने वाली भुजा 7 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि परिमाप क्या होता है। आप कहोगे सर परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है। यानी कि AB + BC + CD +DA। आप सभी के मान भर दो, AB का मान 8 प्लस BC का मान 7, CD का मान 8 प्लस AD का मान 7। तो आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 15 + 15, सर ये आ जाएगा हमारे पास में 30 सेंटीमीटर। यानी कि 8 और 7 कितना हो गया 15, और 8 और 7 कितना हो गया 15, यानी कि 30 सेंटीमीटर। चलिए, इतना से बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए, अब आपके सामने एक और प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि अगर एक आयत का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो बताइए चौड़ाई कितनी होगी। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। चलिए, काफी, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए जल्दी से।
हेलो। एक सेकंड रुकिए बच्चों, सिर्फ आपकी स्क्रीन अभी दिखाई जा रही है आपको। एक सेकंड। देखिए, अब कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा, सब बच्चे सामने देखिए, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करके देखिए। अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है और आवाज आ रही है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है, यानी कि सब बच्चों को स्क्रीन भी दिखाई दे रही है और आवाज भी आ रही है। चलिए देखिए, आपको दिया गया कि एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपने कहा सर आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई का मान पूछा गया है। तो आप जानते हो कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। आपको 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और आप आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये आपको 72 दिया गया है। आप लंबाई का मान कितना रख दोगे, आपको लंबाई का मान दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तो जब आप चौड़ाई का मान निकालोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, कि सर चौड़ाई का मान आ गया है हमारे पास में 72 गुणा 1/9। 1/9 कैसे, इधर 9 गुणा में तो दूसरी तरफ जाके 1/9 हो जाएगा। और 9 से आपने काटे 72 को 8 टाइम में, यानी कि जो चौड़ाई का मान आ गया है वो कितना आ गया है, 8 सेंटीमीटर। तो आप सभी बच्चे जल्दी से बताइए कि आपको समझ में आ गया है कि चौड़ाई का मान कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम एक और प्रश्न कर लेते हैं जल्दी से। सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखिए, आपको एक परिमाप, सॉरी, आपको एक आयत दिया गया है। आप जल्दी से इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में आप जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजेंगे। कि आपको एक ये दिया गया है आयत, और जो आयत का क्षेत्र परिमाप है, ये ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक आयत है, क्योंकि सभी कोण कितने के हैं, 90 डिग्री के। आपको दिया गया है कि इस आयत का परिमाप कितना है। आपको दिया गया है कि आयत का परिमाप है 52 सेंटीमीटर। कितना दिया गया आपको, 52 सेंटीमीटर। अगर आप बताइए कि अगर इसकी लंबाई का मान 16 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसकी चौड़ाई का मान कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि अगर इसकी लंबाई का मान 16 सेंटीमीटर है तो बताइए इसकी चौड़ाई का मान कितना होगा। आपको परिमाप 52 सेंटीमीटर दिया गया है और आपको लंबाई 16 सेंटीमीटर दी गई है और आपसे चौड़ाई का मान पूछा गया है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएंगे। सभी बच्चे, ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया गया है, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपको परिमाप का मान दिया गया है कि सर आयत के जो परिमाप, बच्चे माइक बंद प्लीज। जो आयत का परिमाप है वो 52 सेंटीमीटर है। आप जानते हो परिमाप कितना होता है, आप कहोगे सर परिमाप होता है हमारे पास में चारों भुजाओं का योग। अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो सामने वाली भुजा भी 16 हो जाएगी। और अगर ये बी है तो सामने वाली भुजा भी इसकी बी मानी जाएगी। आपने कहा सर परिमाप का मान भर देते हैं, कि एक हो गया हमारे पास में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। और ये कितना है हमारे पास में, 52 सेंटीमीटर। कितना है हमारे पास में, 52 सेंटीमीटर। तो सभी को जोड़ के 52 आएगा। ए बी का मान हमने कितना रख दिया, 16। बी सी का मान कितना रख दिया हमने, बी। सी डी का मान हमने फिर से 16 रख दिया। और डी का मान हमने फिर से कितना रख दिया, बी। बी को हटाकर हम एक्स ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, देखने में 6 जैसा दिख रहा है। तो हमने इसको एक्स ले लिया। कितने ले लिया बच्चे इसको हमने, एक्स। तो आप सभी जगह क्या रख दीजिए, बी की जगह एक्स रख दीजिए। तो हमने इसको रखा एक्स प्लस 16 प्लस एक्स बराबर 52। तो 16 और 16 कितने हो गए, 32। यानी कि आपने कहा सर 32 प्लस 2x बराबर कितना हो गया, 52। और जब 2x का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सर 52 माइनस 32 कितना आ गया हमारे पास में, 20। यानी कि सर 2x का मान 20 है, तो हम कह सकते हैं x का मान कितना आ गया, 10। यानी कि हम कह सकते हैं जो इसकी चौड़ाई का मान है वो कितना हो गया है, 10 हो गया है। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से y टाइप करें, सभी बच्चे जल्दी से। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे अपना होमवर्क लिखिए। ये आपका होमवर्क है कि आप एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जो कि पेज नंबर 111 पर है, और उसके आप चारों पर्सन करेंगे। और आप एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, जो कि पेज नंबर 112 पर है, और आप उसके तीनों पर्सन करेंगे। ऊपर वाले के 4 पर्सन आप चारों करेंगे।
चलिए, और जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे